नमस्कार साथियों। आज हम लोग अपने मनोविज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण संप्रदाय को समझेंगे। इससे पहले हम लोगों ने दो संप्रदायों को समझा था, जो कि पहला था संरचनावाद, जो चेतना को महत्वपूर्ण मानता है और संरचनावाद यह साबित करने का प्रयास करता है कि आत्मा और मन से अलग मनोविज्ञान जो है वह चेतना का विज्ञान है, न कि आत्मा और मन का। वह चेतना को समझा रहा था, मन से अलग कर रहा था और चेतना के तत्वों को समझा रहा था, तो वो संरचनावाद था। उसके बाद से हमने प्रकार्यवाद को समझा। प्रकार्यवाद हमें यह समझा रहा था कि हम चेतना का अध्ययन कैसे करेंगे, उसकी विषय वस्तु कैसी होगी, उसका अधिगम का स्वरूप क्या होगा और मापन कैसे करेंगे। लेकिन ये जो तीसरा हमारा संप्रदाय है, ये इन सारी बातों को नकार देता है। चेतना को, मन को, आत्मा को, इन सब को नकार देता है और कहता है कि जो मनोविज्ञान है वो तो व्यवहार का विज्ञान है। ये चेतना और मन आत्मा कुछ नहीं है। इसके चलते इससे हम मनोविज्ञान को नहीं समझ सकते हैं। अगर मनोविज्ञान को समझना है तो हमें व्यवहार का अध्ययन करना होगा, न कि चेतना और आत्मा का या मन का। तो इसी पे हम चर्चा करेंगे। हमारा आज का जो संप्रदाय है, सबसे महत्वपूर्ण संप्रदाय है, वह है व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म। इसके संस्थापक हैं जेबी वाटसन, जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं, और 1913 में इन्होंने जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में इस संप्रदाय को स्थापित किया या इस विचार को प्रतिपादित किया। ये कहते हैं कि जो मनोविज्ञान है यह वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक है। वस्तुनिष्ठ का अर्थ ऐसा है कि बिल्कुल स्पष्ट जो दिखाई देता है, जिसमें कोई भी तरह का अलग कोई रहस्य ना छुपा हो। जैसे कि हमारे प्रश्न में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, तो जो स्पष्ट रूप से जो आंसर है वही होगा, उसके अलावा आप उसमें और कुछ उसमें जोड़ नहीं पाएंगे। वह उसकी वस्तुनिष्ठता हो गई। तो और दूसरा चीज कहते हैं कि यह प्रयोग पर आधारित है। जितने व्यवहारवादी में बहुत सारे प्रयोग किए और उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रयोग के द्वारा ही हम किसी के व्यवहार को समझेंगे और प्रयोग के द्वारा किसी व्यवहार को हम बदल सकते हैं। तो इस हिसाब से कहते हैं कि एक तो वस्तुनिष्ठता है जिसमें स्पष्टता है। जैसे कि कोई एक हम संप्रेषण का मनोविज्ञान देखें तो उसमें एक अभिधा आते हैं, अभिधा तरह से बात करने वाले लोग, जो कि जो जैसा है वैसे ही बोलेंगे, स्पष्ट तरीके से, ना घुमा कर ना फिरा कर। ठीक है, तो वह वस्तुनिष्ठ हुए, क्योंकि जो भी चीज दिख रहा है वो स्पष्टता बोल देंगे। वैसे ही ये कहते हैं कि मनोविज्ञान जो है वस्तुनिष्ठ है और प्रयोगात्मक है। तो एक व्यवहार ही एक ऐसा चीज है कि मनुष्य का जो स्पष्ट तरीके से हम देख पाते हैं, तो हमें उसका अध्ययन करना है। और जहां तक हम अपने अनुसार व्यवहार को परिवर्तित करना चाहते हैं या किसी व्यवहार को समझना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें प्रयोग करना होगा। तो इस हिसाब से कहते हैं वाटसन कि जो मनोविज्ञान है वो वस्तुनिष्ठ है और प्रयोगात्मक है, और जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है वह व्यवहार है। इसलिए मनोविज्ञान का जो हम अध्ययन करेंगे व्यवहार का करेंगे, न कि किसी आत्मा या चेतना का, क्योंकि ये स्पष्ट नहीं है कि आत्मा कैसी है, वो क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। उससे हम स्पष्ट तरीके से मनोविज्ञान को नहीं समझ सकते हैं। इन्होंने मनोविज्ञान को समझने के लिए एक सिद्धांत दिया, वह है उद्दीपन अनुक्रिया का। 1903 में पावलोव नाम के एक मनोवैज्ञानिक हुए, जो कि उन्होंने कुत्ते पे एक रिसर्च किया, किस तरह से उसके कंडीशन को बदलते रहते हैं और कुत्ते के मुंह से लार गिरते रहता है। जब इसके सिद्धांतों को पढ़ेंगे तब स्पष्ट होगा। उससे वो बहुत प्रभावित थे। तो वे पावलोव के सिद्धांत से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने भी अनुबंधन अनुक्रिया की बात कही, कंडीशंस की बात कही। एक वाटसन का बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है कि आप मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दें, मैं उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, भिखारी, चोर, जो चाहूं वैसा बना सकता हूं। ये वाटसन का कथन है और ये परीक्षा में पूछा भी जाता है। दूसरी बात, उन्होंने एक प्रयोग दिखाया कि कैसे कंडीशंस थ्योरी जो है, कंडीशंस अप्लाई करके कैसे व्यवहार को हम बदल सकते हैं। उन्होंने 6 या 11 माह के एक बच्चे का, शायद एडवर्ड नाम था उसका, उसे सॉफ्ट चीज़ों से डर पैदा कर दिया था उन्होंने अपने प्रयोग में। जैसे ही वो कुछ सॉफ्ट चीज़ों को छूता था तब से एक डरावनी आवाज़ आती थी, और 6 महीने बाद ऐसा हुआ कि वो सॉफ्ट चीज़ से बिल्कुल ही डर गया। वो देखते ही वो, जैसे उसे लगता था कि ये कोई सॉफ्ट चीज़ है, वो डर कर रोने लगता था।
बाद में उसके कंडीशंस को डीकंडीशनल किया गया, लेकिन वो समझाने में सफल रहे कि किस तरह से हम कंडीशंस के द्वारा, अनुबंधन के द्वारा या उद्दीपन अनुक्रिया के द्वारा किसी के व्यवहार को बदल सकते हैं या नियंत्रित कर सकते हैं। इन्होंने, वाटसन ने जो अंतर्निरीक्षण विधि, ये चेतना वाले या क्या कहते हैं संरचनावाद या प्रकार्यवाद वाले अपना रहे थे कि स्वयं का अध्ययन किया जाए, दूसरे से क्या मतलब है, आत्मनिरीक्षण किया जाए, इस सब को वो खत्म कर देते हैं। कहते हैं कि स्वयं का इतना कोई बच्चा नहीं इतना अध्यात्म टाइप का समझेगा कि स्वयं का अध्ययन किया जाए, हम खुद को समझ लें, यही बहुत है। और दुनिया में तो सिर्फ खुद को समझने से तो चलने वाली है नहीं हमारी दुनिया या हमारा स्वभाव, हमें दूसरों को भी समझ के चलना है। तो इन्होंने कहा कि यह अंतर्निरीक्षण विधि की आवश्यकता नहीं है, और इन्होंने 4 विधियों को दिया। एक है प्रेक्षण जो ऑब्जर्वेशन है, दूसरा है अनुबंधन कंडीशनिंग है, तीसरा है परीक्षण टेस्टिंग, और चौथी है शाब्दिक रिपोर्ट या इस इंग्लिश में कहें वर्बल रिपोर्टिंग। इन 4 विधियों से इन्होंने व्यवहार को या मनोविज्ञान को समझने पे बल दिया। जब हम इनके थ्योरीज को पढ़ना शुरू करेंगे लर्निंग में, क्योंकि इसके बाद से जितने भी सिद्धांत आएंगे उसके अंदर हर मनोवैज्ञानिक अपना अपना थ्योरी है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा व्यापक हम नहीं जाएंगे। हमें इतना जानना है कि व्यवहारवाद है क्या और इससे संबंधित कैसे प्रश्न आ जाएंगे। जब हम इसके अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों को समझेंगे तब यह अच्छे से स्पष्ट होते जाएगा। तो इन्होंने 4 विधियों को अपनाया। पहला है प्रेक्षण, परीक्षण, अनुबंधन और शाब्दिक रिपोर्ट। इनके द्वारा इन्होंने कहा कि हम मनोविज्ञान को समझेंगे। इसके बाद से ये जितने भी व्यवहारवादी हुए उन्होंने पशुओं पर प्रयोग किया। पशुओं पे प्रयोग करने के पीछे इनका तर्क यह था कि जो भी पशु पक्षी है इनकी बौद्धिक क्षमता मनुष्य से बेहद कम है। मनुष्य तो सबसे बौद्धिक संपदा वाला पशु है इस पृथ्वी पे। तो उनका मानना था कि यदि हम किसी पशु के व्यवहार में परिवर्तन ला देते हैं तो जाहिर सी बात है उससे बेहतर परिणाम हमें मनुष्य पे दिखेगा। अगर हम किसी चिड़िया के, किसी चूहे के व्यवहार में, कबूतर के व्यवहार में परिवर्तन ला दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है अगर उसे हम किसी बच्चे पे अप्लाई करें, किसी व्यक्ति पे अप्लाई करें तो बेहतर परिणाम हमें दिखने को मिल सकते हैं। तो इन्होंने पशुओं पे बहुत सारे प्रयोग किए व्यवहारवादियों ने। इनका जो मानना था कि जो व्यवहारवाद है या जो मनोविज्ञान है यह एक तो महसूस किया जाना चाहिए, हम महसूस करें, देख के महसूस करें किसी का व्यवहार को, और दूसरा उसमें मापन का गुण होना चाहिए, उसके हम माप सकें कि इसमें कितना बदलाव आया, किस तरह से व्यवहार कर रहा है, इस सब का मापन होना चाहिए। एक तो महसूस किया जाए, दूसरा इसमें मापन होना चाहिए। तो इस हिसाब से मनोवैज्ञानिक जो व्यवहारवादी हैं समझा रहे हैं कि हमें सारा फोकस किस पे रखना है, व्यवहारवाद पे व्यवहारों पे रखना है मनुष्य के, कि वो कैसा व्यवहार कर रहा है उस हिसाब से हम उसके मनोविज्ञान को समझेंगे। या अगर हम उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना चाह रहे हैं तो उद्दीपन अनुक्रिया के द्वारा उसमें परिवर्तन लाएंगे या अनुबंधन के द्वारा, कंडीशनिंग के द्वारा परिवर्तन लाएंगे। उद्दीपन का आशय है कि कोई ऐसी बाह्य ताकत है जो हमें किसी क्रिया को करने के लिए प्रेरित कर रही है। तो बाह्य ताकत हमें किसी क्रिया को कर रही है, वो उद्दीपन हुआ, और उस उद्दीपन के द्वारा जो हम कार्य कर दे रहे हैं वो उसकी अनुक्रिया हुई। तो कह रहे हैं कि और वो जो सारे कार्य वो कंडीशन से, वो अनुबंधन से मनोवैज्ञानिक हमारे साथ करवा रहे हैं। तो यही तर्क देते हैं कि हम उद्दीपन अनुक्रिया द्वारा, अनुबंधन द्वारा या और उसको ऑब्जर्व करके, उसका जो प्रेक्षण करके हम किसी के व्यवहार को समझेंगे, व्यवहार में बदलाव लाएंगे। और हमें चेतना या मन को समझने की जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ व्यवहार को समझने की जरूरत है। इन सारे प्रयोगों का, इन सारी बातों का मनोविज्ञान पे बहुत प्रभाव पड़ा, खास करके शिक्षा मनोविज्ञान में, शिक्षा के क्षेत्र में हमें तो शिक्षा मनोविज्ञान ही समझना है। तो इसका प्रभाव ये हुआ कि इनके जो विधियों आपको अपनाया, ये जो विधि अपना रहे थे प्रयोग के लिए, वे विधियां जब बच्चों पे लागू की जा रही थी तो बड़े अच्छे परिणाम दिख रहे थे। कैसे अभ्यास के द्वारा हम बच्चों को बदल रहे हैं, तत्परता के द्वारा बच्चे को बदल रहे हैं। इस तरह से इनके विधि और प्रयोग बच्चों के व्यवहार को समझने में काफ़ी मददगार साबित हो रहे थे और उनके व्यवहार को बदलने में काफ़ी सहायक साबित हो रहे थे। इन्होंने सीखने में जो हम आगे पढ़ते हैं, प्रेरणा की नींव या बाह्य ताकत, जो उद्दीपन अनुक्रिया ये सब समझ रहे हैं, इसकी नींव व्यवहारवादियों ने ही डाल दी। उसके बाद से
कैसे हम अनुकंडीशन के द्वारा, अनुबंधन के द्वारा कुसमायोजित बालकों को भी समायोजित कर पाएंगे, इस पे भी इनका बहुत योगदान रहा शिक्षा के क्षेत्र में। क्योंकि इन्होंने एक वातावरण को स्वीकार किया, पर्यावरण को स्वीकार किया कि कैसे हम पर्यावरण में बदलाव करके किसी के व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं। जैसा कि ये जो वाटसन कह रहे हैं कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दीजिए और इन्हें मैं चोर भी बना सकता हूँ, वकील भी बना सकता हूँ, टीचर भी बना सकता हूँ, नेता भी बना सकता हूँ। कारण यह है कि वो ऐसा वातावरण तैयार करेंगे कि उस हिसाब से बच्चा ढल जाएगा, ऐसे कंडीशंस उसके सामने रखे जाएंगे कि उस वातावरण के अनुसार बच्चा अपने आप तैयार हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि जो व्यवहारवादियों का प्रयोग था या इनकी जो विधियां थी, ये कुसमायोजित बालकों को समायोजित करने में सफल रही। इनमें महत्वपूर्ण जो हमारे व्यवहारवादी रहे हैं वे रहे हैं वाटसन तो रहे हैं, फिर पावलोव आते हैं, स्किनर आते हैं, टॉलमैन आते हैं, सीएल हल आते हैं और गुथरी आते हैं। ये मुख्य मनोवैज्ञानिक हैं जिनको हम सिद्धांत पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांतों में, लर्निंग थ्योरी में। और इनकी आलोचना में सबसे अच्छी आलोचना करते हैं जीन पियाजे, जो संज्ञानवादी हैं। मुझे जो बेहद पसंद है इस व्यवहारवाद की आलोचना में उनकी बातें, वे कहते हैं कि जो व्यवहार में दिख रहा है सिर्फ उसका अध्ययन करके हम नहीं समझ पाएंगे कि किसी का मनोविज्ञान कैसा है, या कोई मनोविज्ञान का अध्ययन हम सिर्फ किसी के व्यवहार से हम नहीं समझ पाएंगे। उदाहरण के लिए कोई लड़का है जो कॉलेज जा रहा है सिर्फ साइकिल से, तो उसका व्यवहार तो दिख रहा है कि सिर्फ साइकिल ही उसके व्यवहार में नजर आ रहा है कि वो साइकिल चलाना जानता है। कॉलेज के लोग जान रहे हैं कि ये बाइक तो चलाता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बाइक नहीं चलाता, उसके संज्ञान में बाइक चलाना है। जिस दिन वो बाइक से कॉलेज आ जाएगा तो सारे लोग आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो जो व्यवहार में दिख रहा था जरूरी नहीं कि उतना ही भर मनोविज्ञान है। जो संज्ञानात्मक विकास हम समझेंगे, संज्ञानवाद समझेंगे जीन पियाजे का, तो बता रहे हैं कि हर स्तर पे आप कैसे मानसिक विकास हो जाएगा उसके अनुसार हम समझेंगे। सिर्फ व्यवहार में जो दिख जा रहा है उस हिसाब से हम किसी के मनोविज्ञान का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं कि सिर्फ वो साइकिल ही चला रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि उसके संज्ञान में या उसके मस्तिष्क में ये नहीं है कि वो उसको बाइक चलाना नहीं आता है, लेकिन व्यवहार में हमें दिखा कि वो सिर्फ साइकिल चलाता है। उसी पे हम सारा रिसर्च कर लें और उसके मनोविज्ञान को समझ लें तो यह संभव नहीं है। दूसरी बात, मनोविश्लेषणवादी भी जो रहे हैं वे भी कहते हैं कि ये सिर्फ जो व्यवहार दिख रहा है उसके अनुसार तो हम नहीं समझ पाएंगे किसी के मनोविज्ञान को। वे बताते हैं कि व्यवहार 10% ही हमें दिख रहा है, बाकी तो 90% उसके अचेतन मन में है और 10% ही किसी के सामने प्रस्तुत कर रहा है। लेकिन फिर भी व्यवहारवादियों ने ये इस मनोविज्ञान को काफ़ी मजबूत किया और शिक्षा के क्षेत्र में बेहद इसका योगदान रहा। और इसके आगे जितने भी रिसर्च हुए हैं इन्होंने प्रयोग को आधार बना लिया पूरे मनोविज्ञान को। और आगे के जितने भी गेस्टाल्टवादियों का भी, वो चिंपांजी पे रिसर्च रहा हो या पियाजे का बच्चों पे रिसर्च रहा हो, तो ये सब दिखाता है कि कैसे इनके द्वारा कही गई बातें कि जो मनोविज्ञान है एक तो वस्तुनिष्ठता है जिसमें स्पष्ट तरीके से बातें सामने आनी चाहिए, दूसरा ये प्रयोग के आधार पे है तो सारे लोग प्रयोग करने लगे, और उसके बाद से करें ये मापन भी होना चाहिए कि कितना परिवर्तन आया। तो ये सारे जब आगे के मनोवैज्ञानिक अलग अलग विचार भी लेकर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका आधार हमारा व्यवहारवाद ही रहता है, वाटसन ही रहते हैं, स्किनर ही रहते हैं, पावलोव ही रहते हैं। इस हिसाब से हम देखते हैं कि जो व्यवहारवाद है हमारे मनोविज्ञान का एक बहुत सबसे मजबूत स्तंभ है। इसके मैग्ना कार्टा कहें मनोविज्ञान का, जो जिसके आने के बाद से पूरी मनोवैज्ञानिक पद्धतियाँ बदल जाती हैं, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में या बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में ये बहुत प्रभाव डालता है। तो इसके संस्थापक हम देखें तो जे बी वाटसन हैं। कहते हैं कि जो व्यवहारवाद है ये महसूस करने योग्य होना चाहिए, जिसे हम महसूस कर पाएं, और मापन पे बल देते हैं कि व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ, किस हिसाब से इसमें परिवर्तन लाना है, इस सब पे बल देते हैं। शिक्षा के योगदान में हम देखें तो कुसमायोजित बालकों को समायोजित करने में इनके सिद्धांत काफ़ी अहम रहते हैं। ये जिन जिन विधियों को अपनाते हैं या प्रतिपादित करते हैं उसका असर हम अपने कक्षा कक्ष में लागू करके देख सकते हैं, बेहद आसानी से देख सकते हैं। जब आप इंटर्नशिप में जाएं अपने बीएड या डीएलएड के, तो जो भी आपने पढ़ा है उसे एक बार लागू करके देखें, जरूर सफलता मिलती है। और उस समय समझ में आता है कि व्यवहारवादियों का कितना बड़ा योगदान शिक्षा के क्षेत्र में रहा है। सीखने में प्रेरणा या बाह्य कारक का कितना बड़ा योगदान है, पर्यावरण या वातावरण का कितना योगदान है,
यह सब हम व्यवहारवादियों के योगदान से समझ सकते हैं। लेकिन सिर्फ व्यवहार को देखकर ही, केवल और केवल व्यवहार को देखकर ही किसी के मन में क्या चल रहा है या उसके संज्ञान में कैसी कैसी जानकारियां छुपी हुई हैं, यह हम नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए इस संप्रदाय के बाद से हम मनोविश्लेषणवाद को देखें तो वो भी यही समझाते हैं कि 10% ही आपके सामने जो कोई व्यक्ति दिखा रहा है, 10% ही अपना असलियत दिखा रहा है, 90% जो है उसके अचेतन मन में है। संज्ञानवादी भी कहते हैं कि नहीं, संज्ञान में बहुत ज़्यादा जानकारी है, व्यवहार में बहुत कम दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी हमारे लिए व्यवहारवाद बेहद महत्वपूर्ण है। आगे जब हम अधिगम के सिद्धांतों को समझेंगे तो उसमें ये व्यवहारवाद के सारे वाटसन, पावलोव, स्किनर, टॉलमैन, गुथरी जितने लोग हैं ये और स्पष्ट होंगे। आगे हम लोग अब इस यूनिट के जो अगले टॉपिक हैं, मुझे लगता है शिक्षा से संबंधित होगा, क्योंकि अब ये बहुत इसके बाद से गेस्टाल्टवाद हो या जो भी हो, वो प्रयोगों पर आधारित, उसके मनोवैज्ञानिकों पर आधारित है। तो उसके प्रयोगों को हम जब अधिगम के सिद्धांतों में समझेंगे तो वहाँ पे हमारा गेस्टाल्टवाद स्पष्ट होगा। इसी यूनिट का जो अगला वो टॉपिक होगा वो शिक्षा से संबंधित हो या जिससे संबंधित हो, उससे हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।